हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? एक बार आप सभी क्लियर कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो आप लोग के लिए क्लियर है, सब कुछ सही है। गुड आफ्टरनून सारा। एक बार आप लोग बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोग को सही आ रही है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को हम करेंगे और हम लोग सभी PYQ कर रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना। तो एक बार सभी थम्स अप करके बोल देना कि सब कुछ ओके है। आप लोग के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा एक बार आप लोग क्लियर कर देंगे तो मैं भी थोड़ी सी श्योर हो जाऊंगी कि सब कुछ सही है। एक बार क्लियर कर दीजिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं एवरीडे आप लोग को बताती हूँ कि हमारी जो आपकी फिलअप फॉर्म है, इसका आपका इंस्टाग्राम भी चैनल है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। और थैंक यू सभी को बताने के लिए। क्लियर है सब? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिलअप फॉर्म की जो हमारी आपकी इंस्टाग्राम चैनल है और हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे क्लास के शेड्यूल हैं, जो लाइव क्लासेस आपको सारे सब्जेक्ट की दी जा रही है। मैथ है, साइंस है, CDP का यानी 3 PM ऋतु मैं आपके क्लास में एवरी मंडे टू सैटरडे लाती हूँ। अभी हमारा क्लास संडे को भी चलने वाला है, तो संडे तक क्लास होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी क्लासेस आपके लिए, तो ज़रूरी है कि आप सभी क्लासेस में आइए और जितना से ज़्यादा फ़ायदा आप ले सकते हैं क्लासेस का लीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए। और EVS की जो क्लास है आपकी 6 PM पे है। इंग्लिश जो आपकी क्लास है 7 PM पे है और हिंदी की क्लास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और जो साइंस की क्लास आपकी है 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी 1 PM पे। तो आप वहाँ पे आपके जो बच्चे साइंस कैटेगरी के हैं वो भी वहाँ पे जाके साइंस की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और जो मैराथन आपकी नॉन स्टॉप 5 आवर की चलने वाली है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की फुल तैयारी हम लोग कराने वाले हैं संडे को। और जो ये क्लास स्टार्ट होगी 11 दिसंबर को, ये 10 AM से स्टार्ट होगी और आपकी 3 PM पे चलेगी। तो आपका फर्स्ट रहेगा मैथ, उसके बाद इंग्लिश, फिर हिंदी, उसके बाद CDP की क्लास मैं लूँगी आपकी 1 PM पे। 1 PM टू 2 PM मेरी CDP की रहेगी और 2 PM के बाद आपकी EVS की क्लास होगी 3 PM तक। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैराथन में आइए, क्योंकि यहाँ पे आपके पूरे सिलेबस जितना है सबको आपका कवर कराया जाएगा, तो आपके एग्ज़ाम के उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग आप लोग वहाँ पर ज्वाइन होइएगा 11 दिसंबर को। ठीक है, ये पूरे 5 आवर्स का होगा। चलिए फिर आज से हम अभी से क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं और सभी अपना आंसर करना, जो सही करते जाना, अपने मार्क्स में +1 ऐड करते जाना और फटाफट आंसर करना। और एक बार गलत हो गया तो उसको फिर से मिटाकर सही नहीं करना, जो आपका आंसर है आप उस पे टिके रहना, सही है तो, है ना? तो सभी आप करते रहना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को दिख रहा है, तो सभी फटाफट आंसर करिएगा और बताइएगा, ठीक है ना? इंटेलिजेंस के निम्नलिखित 3 पहलुओं को स्टर्नबर्ग के त्रिकोणीय सिद्धांत एक्सेल द्वारा कहा गया है, बजाय उन्होंने 3 एस्पेक्ट बताए थे अपने इंटेलिजेंस में। वो 3 जो आपके हैं वो हैं, एक जो नहीं है आपको वो बताना। द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डील बाय स्टर्नबर्ग ट्रैकेकिंग थ्योरी एक्सेप्टेड। क्या है? कॉम्पोनेंशियल, सोशल, एक्सपेरिमेंशियल या कॉन्टेक्चुअल? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और अपने नंबर में जितने लोग आप लोग सही करते जाइएगा +1 ऐड करिएगा। ठीक है, ये आपका सेल्फ असेसमेंट भी होता चलेगा और मैं भी असेस करती चलूंगी कि आप कितना सही जा रहे हो। ठीक है ना, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। गुड आफ्टरनून प्रियंका।
सभी लोग टाइम से आप लोग आ जाओगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है कि आप टाइम से आओ, सारे क्वेश्चंस को करो, सॉल्व करो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे फर्स्ट टू एंड तक जुड़े रहे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सभी को दिख रहा है तो फटाफट आंसर करिए। The following three aspects of intelligence are dealt by Sternberg's triakic theory accepted: कॉम्पोनेंशियल, सोशल, एक्सपेरिमेंटल या फिर कॉन्टेक्चुअल। माही का जवाब आ गया है और भी सभी करिए। ओके, तो इसमें अभी आप लोग को मुझे लग रहा है डाउट है, ठीक है। आपके स्टर्नबर्ग, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है। इन्होंने त्रिपाचीय सिद्धांत दिया था, ठीक है। त्रिपाचीय सिद्धांत या ट्रैकेकिक थ्योरी या त्रिकारक सिद्धांत, ये सब इनके सिद्धांत के नाम है। बुद्धि का जो दिया था इन्होंने, बुद्धि का, ठीक है ना, इंटेलिजेंस के फील्ड में किया था। इन्होंने 3 अपने एस्पेक्ट अपनी थ्योरी में बताए थे। जय श्री कृष्ण रोहित, इसको आप अच्छे से याद कर लो, देख लो, क्योंकि स्टर्नबर्ग काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हार्वर्ड गार्डनर ही ज्यादा पूछते हैं, बट प्रीवियस जो भी पेपर हुए थे स्टर्नबर्ग, स्पीयरमैन और हार्वर्ड, ये जो थे ना, ये 2 लोग काफी पूछे गए थे, ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट आपका था, इन्होंने 1985 में बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत दिया था। इसमें 3 एस्पेक्ट जो उन्होंने लिए थे, कंपोनेंशियल यानी कि घटकीय बोलते हैं, या एनालिटिक या विश्लेषणात्मक भी बोलते हैं, ठीक है। कंपोनेंशियल को नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत उच्च प्रकार की प्रतिभाशाली बच्चों वाली बुद्धि होती है। सेकंड इन्होंने बोला था अनुभविक बुद्धि या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक आपका अनुभवनात्मक या क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी रचनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति। और थर्ड आपका इन्होंने जो बोला था कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल यानी सांदर्भिक बुद्धि वाले, ठीक है। इसको व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं। जो जुगाड़ से कहीं भी हम अपने रेगुलर लाइफ में, जीवन में बहुत होता है ना कि कहाँ जहाँ पे हम इतने हाईली नहीं सोचते पर जुगाड़ वाली बुद्धि से अपना काम चला लेते हैं, वो हमारा होता है प्रासंगिक यानी सांदर्भिक, कॉन्टेक्चुअल या व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं। ये 3 प्रकार की दी थी। जो इन्होंने नहीं दी थी वो सामाजिक दी थी, और जिसमें से फरा और प्रतीक्षा ने राइट आंसर किया है बी, ठीक है। बाकी तीनों उनके हैं, जो नहीं है वो है सामाजिक बुद्धि, ठीक। इसीलिए इन 3 घटक बताए थे, इसीलिए इनकी थ्योरी को त्रिकारक, त्रिपाचीय या ट्रैकेकिक थ्योरी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो नहीं है वो है सामाजिक। इन्होंने व्यवहारिक बुद्धि की बात करी थी, यानी कॉन्टेक्चुअल, सांदर्भिक बुद्धि, जुगाड़ से अपना रोजमर्रा के जीवन में कार्य को कर लेना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अभी सिर्फ 2 लोगों ने ही राइट आंसर किया है। मैं चाहती हूँ कि सभी आंसर करो, जो सही हो गलत हो तो भी आंसर करो, ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर की कई बुद्धिमत्ता यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किस पे जोर देता है? हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसिस जनरल इंटेलिजेंस, कॉमन एबिलिटी रिक्वायर्ड इन स्कूल, द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, या फिर कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट। ओके, रोहित +1 कर रहे हैं। रोहित का आंसर, अच्छा मैंने रोहित आपका आंसर देखा नहीं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर जो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किस पे जोर देता है? सामान्य बुद्धि पर देता है, स्कूल में आवश्यक सामान्य क्षमताओं पर देता है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय क्षमताएं होती है, या छात्रों में कंडीशनिंग कौशल होती है, कंडीशनिंग के माध्यम से इंटेलिजेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी आंसर करिएगा। शाहीन बोल रही हैं सी, प्रतीक्षा ए, रोहित बोल रहे हैं सी, माही बोल रही हैं सी। यस, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रत्येक बुद्धि में इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए और बोले हर व्यक्ति में ये बुद्धि जो होती है ना अद्वितीय होती है, किसी में ये बहुत ज्यादा होती है, जिसका टैलेंट किसी विशेष क्षेत्र में ज्यादा प्रदर्शित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा, ठीक है। हाँ, प्रियंका भी बोल रही है सी, बिल्कुल सही है। जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, ठीक है। हाँ हाँ, बबली जी बिल्कुल सही आंसर किया आपने। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। फुल पत्ती जी जो कर रही हैं, ए नहीं होगा, हमारा सी होगा। हाँ, फरा,
ओके ओके। सेकंड का सेकंड नहीं होगा, सेकंड का थर्ड होगा, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी 8 टाइप्स बताए थे ना। 8 टाइप्स में से हो सकता है किसी में एक से ज्यादा बुद्धिमत्ता हो, या फिर किसी में एक किसी स्पेशल क्षेत्र में वो कार्य करने की, प्रदर्शन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका जिसने आंसर सही किया है वो अपने नंबर में +1 ऐड कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्वनियां थ फ च जो हैं, द साउंड आपका थ फ च आर क्या है? मॉर्फेम है, इसको क्या बोलेंगे? रूपिम, ग्राफिम, या फिर लेक्सिम, या फिर फोनिम या स्वनिम, क्या बोलते हैं इसको, बताइएगा। ओके कोई नहीं गलती से 2 टाइप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए लगभग सभी ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही किया है। और ये जो नंबर आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कितना, आपकी तैयारी बेटर है, कितना आप अच्छा कर रहे हो, है ना। ये आपके लिए देगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और आपको कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, माही और फरा का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर किया है आपने। थर्ड का जो है राइट आंसर वो हमारा 4 है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है सभी ने। ये फोनीम होती है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा आंसर किया, बहुत अच्छा। सभी के +1 तो जुड़ने ही हैं इसमें, किसी ने गलती नहीं करी है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में लिंग स्टीरियोटाइप यानी लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। अच्छी लड़की या फिर अच्छा लड़का कहकर छात्रों को अक्षय कम की सराहना करें। लड़की को कुश्ती में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करें। लड़कों को जोखिम लेने और बोल्ड होने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छा, रोहित जी का 3 है, ओके रोहित, बहुत अच्छा। फोर्थ का आंसर करिएगा कि कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। इन ऑर्डर द अवॉइड जेंडर stereotype in class, a teacher should try to put both boys and girls in non-traditional role. Appreciate student good work by saying good girl or good boy. Discourage girl from taking part of wrestling. Encourage boys to take risk and be bold. रोहित बोल रहे हैं 5 का बी। शाहीन बोल रही हैं बी। शाहीन, अभी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, आपको लिखने में शायद गलती गलती हो गई है, ठीक है ना। तो आप सभी ये क्यों बोल रहे हैं कि 4 का 2 होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि 4 का बी होगा। क्यों होगा? सभी के मैं नंबर माइनस करने वाली हूँ, सभी इतने इजी क्वेश्चन में ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आपको लिंग स्टीरियोटाइप यानी लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए अच्छा लड़का, अच्छा लड़की का शब्द यूज नहीं करना है, ठीक है ना। रेखा बोल रही हैं 4। क्वेश्चन के साथ आंसर भी इंक्लूड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सभी 4 का बी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? सभी के चलो सभी के मैं नंबर माइनस कर देती हूँ। अभी तक थर्ड में जिसका सही, सभी के कम हो जाएंगे। आपको बोल रहा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप को कम करने के लिए कक्षा में लड़कों को गैर पारंपरिक, यानी कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियों को भी देना, जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो लड़कों को देना, इसे बोलते हैं गैर पारंपरिक भूमिकाएं। फिर आप जेंडर बायसनेस को कम कर सकेंगे कक्षा में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। क्यों सभी ने गलत आंसर किया? इसमें किसी को क्या डाउट हो रहा था? कितना है, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का कहकर छात्रों को काम के लिए सराहना करना है। ये तो लड़का और लड़की वाला गुड बॉय गुड गर्ल क्यों बोलेंगे हम क्लास में? हाँ फरा, मैंने आपका आंसर देखा है।
बाकी सबका मैंने देखा है, सब 4 का 1 कर बी कर रहे थे, ठीक है ना? इसका राइट आंसर 1 होगा, ठीक है ना? दोनों को हमको वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि आप लड़के हो तो आपको ये करना है, लड़की हो तो ये करना है, आप बहुत अच्छे लड़के हो आप ऐसे करना, ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा सभी, ठीक है? स्कूल को व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना चाहिए। स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू। व्यक्तिगत छात्रों के बीच की खाई को कम करना, यहाँ तक कि छात्रों की क्षमता और प्रदर्शन को भी समझे कि छात्रों में सक्षम असमर्थ क्यों है। व्यक्तिगत छात्रों को अन्य महसूस कराएं। नहीं रोहित, आपने आंसर गलत किया था। मैंने आपको देखा, आपने सबसे पहले आंसर किया, वो भी गलत आंसर किया है। आज मैंने मोबाइल बिल्कुल अपने फ्रंट में रखा है, दूर से रखने पे मुझे समझ में नहीं आता था। आज इसीलिए मैंने बिल्कुल फ्रंट में रखा है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। मैं एक-एक को फॉलो करूँगी, देखूँगी। ठीक है रोहित, आपने आंसर सबसे पहले किया था और वो भी बी किया था और शाहीन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो उसको पूरा करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत छात्रों के बीच में खाई को कम करना, narrow to the gap between individual student, even out ability and performance of student, understand why student are able or unable to learn, make individual student feel exclusive। आदमी क्यों सही किया? मैंने बोला ना, जो एक बार आंसर आपने कर दिया फिर उसको ही मैं सही मानूंगी। चलिए आप लोगों ने इजी क्वेश्चन में गलती की। एग्जामिनेशन में भी ऐसा होता है कि हम बहुत इजी क्वेश्चन में ऐसी गलतियां कर आते हैं और घर पे सिर्फ सिर्फ पछताने की वजह और हमारे पास कुछ नहीं रहता है। और कभी कभी एक नंबर की वजह से जब हमारा एग्जाम रुकता है तो उसका दुख क्या होता है ये मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि आप सब भी ऐसा महसूस करो। आपको 100 से ऊपर नंबर लेके आना है, ठीक है ना? केवल 90 पास नहीं होना है। आपका जो टारगेट होना चाहिए 120, 130, 140 रखोगे तब कहीं आप नीचे में आओगे। पहले केवल 90 नंबर की तैयारी बिल्कुल मत करना। गुड आफ्टरनून स्वाति। 5 का सी बोल रहे हैं हम। ओके, रिया बोल रही है 1, माही बोल रही है सी। यस, हमें क्या करना है? अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट आर एबल आर अनएबल टू लर्न। हमें जानना है कि इनके अंदर क्यों अक्षमता है कि ये सीख नहीं पा रहे हैं, और उसको प्रॉपर जानने के बाद हम उसको प्रॉपर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। हाँ, आंसर राइट किया है फरा, प्रियंका, माही, बबली। यस, ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 5th का थर्ड होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। छात्रों में व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए एक स्कूल किस तरह का समर्थन प्रदान कर सकता है? एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करें और छात्रों को कई सीखने के अवसर प्रदान करें। छात्रों में व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए हर संभव उपाय लागू करें। धीमी गति से सीखने वालों को विशेष स्कूल में संदर्भित करें। सभी छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के समान स्तर का पालन करें। तो आपसे पूछ रहा, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्कूल? Follow a child-centered curriculum and provide multiple learning opportunity to students. Apply every possible measure to remove the individual differences in student. ओके, पीछे हो जा रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। सबिता जी, हाँ पीछे हो गई सबिता आप। जो बच्चे आज मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं मैं उस पे देख रही हूँ जो फर्स्ट क्वेश्चन से है वो लास्ट तक रहते हैं या नहीं। गुड आफ्टरनून सबिता। मनीषा, ओके, 6 का ए बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। प्रतीक्षा डी बोल रही हैं। रेखा बोल रही हैं 2, शाहीन बोल रही हैं 6 का डी।
अच्छा, सभी छात्रों के पाठ्यक्रम के समान स्तर का पालन करें। कैसे करेंगे? जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो हम सभी को एक करिकुलम में क्यों करते हैं? हमें करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखना है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रखने की क्यों बात हो रही है? इसीलिए क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे बोल रहा समर्थन कर रहा है क्या? कि एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो। जब भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात होगी तो वो सही होगा, ठीक है ना? गुड आफ्टरनून रिया, आप तो स्टार्टिंग से क्लास में हैं, मैं आपको देख रही हूँ रिया। प्रियंका, बबली जी, हाँ, बहुत अच्छा। 6 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए ही होगा, ठीक है? डी नहीं होगा। ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है कि विशेष धीमी गति वालों को अलग से करना है या फिर उनके लिए जो करिकुलम है सभी के लिए समान रखना है। छात्रों के व्यक्तिगत मतभेदों को क्या करना है, संभव उपाय जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमें उसे चुनना होता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करें और छात्रों को वैरायटी उपलब्ध कराएं ना, उनको दें ताकि वो कई तरीकों से सीख सके। ठीक। क्यों माही, आज क्यों ऐसा हो रहा है कि आपका क्लास नहीं फोकस हो पा रहा है? क्योंकि आप ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो या फिर टेंशन में हो ज्यादा कि आप क्लियर कर पाओगे या नहीं? आज बहुत गलत हो रहा है मैम, ठीक है ना? गलती नहीं करो। मैं आपको पूरा टाइम देती हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसके बाद आंसर करिए। ठीक है ना? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इत्मीनान से आंसर दीजिए, आराम से समझ के आंसर दीजिए। ठीक है ना? और जहाँ डाउट हो आप पूछ लीजिए रिया, ठीक है ना? माही, कॉन्संट्रेट योर स्टडी, ओके? और अपने ऊपर विश्वास रखो। जहाँ विश्वास कमजोर पड़ता है वहां पे ध्यान क्या होता है, इधर उधर जाने लगता है। हाँ, बिल्कुल। कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, क्यों आप सब इतना टेंशन ले रहे हो? बहुत अच्छा आप सब कर रहे हो। और मैं एक बात आप लोग को बहुत क्लियरली अपने बारे में बता रही हूँ, मैं सीडीपी इतना पढ़ाती हूँ, मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट रहा है। तब भी जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, तो भी मैं इतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मैं इतना क्वेश्चन कर पाऊँगी। ठीक है ना? तो आप लोग का फर्स्ट टाइम है जो कि आप लोग का साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आप इतना अच्छा कर रहे हो। तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? टेंशन में या घबराहट में ही बच्चे अक्सर क्वेश्चंस को गलत करते हैं। तो जो भी करो कॉन्फिडेंस से करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे सब आता है, मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्या चीज़ आपसे छूट रहा है? जब आपकी तैयारी पूरी होगी, अपने ऊपर विश्वास पूरा होगा, तो फिर आप कभी नहीं पीछे हट सकते हो। बिल्कुल क्लियर होगा, मैं तो बोल रही हूँ सबसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास रखो। शॉप में बैठी हूँ इसलिए, ओके। क्यों नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आज के क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इतना कर चुके हो, तब भी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है? आपको दे रहा है कि व्यक्तिगत मतभेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना है। जहाँ पे पॉजिटिव में पूछा जाए तो सबसे जो पॉजिटिव आंसर होगा वही सबसे अच्छा होगा, ठीक है ना? हाँ सविता जी, आज पीछे हो गई हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि आज आपने लेट कर दिया है। ठीक है? तो क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ो। ना समझ में आए तो आप बोलो कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? सेट लगाने पे 80-90 के बीच में ही रह रहा है। ठीक है, लेकिन रिया, मेरा एक ही सजेशन है कि आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़ना। इस तरह से होपलेस होने की कोई जरूरत नहीं कि 80-90 हो रहा है तो मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगी। आपका जिस सब्जेक्ट में जो वीक है ना, क्योंकि आपके बहुत सारे 150 में, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, 150 आप बोल रहे हो। 150 में जो सब्जेक्ट में आपके कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना, उसमें ज्यादा फोकस करो। ठीक है ना? अगर आपको सीटीपी में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्लियर मेरे से क्लास में पूछो कि मैडम ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको बहुत कोशिश करूंगी कि आप अच्छा से अच्छा करो।
ठीक है ना? और 80-90 वाली सोच मत लेके चलना, क्योंकि इसमें हमेशा हम नीचे ही जाते हैं। हमेशा ऐसी तैयारी करो कि मेरा जो हो 110 120 से ऊपर जाए। जब ये सोच के जब आप करोगे ना, तो देखना आपके कैसे पेपर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका जो फर्स्ट आंसर है वही है कि चाइल्ड सेंटर। जो भी है, बच्चे को हमें सेंटर में लेके करना है कोई कार्य, तो हमें वही ऑप्शन चुनना है कि बच्चा सेंटर में होना चाहिए। ठीक, चलिए 7 नंबर का देखिएगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रोहेंसिव एवोल्यूशन एम्फेसिस किस पे जोर देता है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर निरंतर परीक्षण। सीखने को कैसे देखा जा सकता है, रिकॉर्ड किया और सुधार किया जा सकता है। शिक्षण के साथ परीक्षण को बारीक ट्यूनिंग करना। बोर्ड परीक्षा पर अतिरेक, यानी जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उस पर ज्यादा जोर देना। फिर आपका पूछ रहा फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विथ टेस्टिंग। शिक्षण के साथ परीक्षणों की बारीक ट्यूनिंग करना। सीखने को कैसे देखा जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है और सुधार किया जा सकता है। हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। continuous testing and on a comprehensive scale to ensure learning। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर निरंतर परीक्षण करना। तो एक चीज मैं बता दूं कि निरंतर और व्यापक क्या होता है। निरंतर जो आपके जब से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है तब से ये आपकी प्रोसेस असेसमेंट का शुरू हो जाता है। और व्यापक यानी कि जो आपके क्लासरूम में जो टेस्ट हो रहा है उसके अलावा जो आपके बाहर में होते हैं उसे भी हमें उसमें आपके ऑब्जर्व में किया जाता है। ठीक है ना, उसको देखा जाता है, सभी चीज को इंक्लूड किया जाता है। तो निरंतर और व्यापक ऐसा मूल्यांकन है जो आपके ड्यूरिंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड एंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस में भी ये चलता रहता है, दोनों होता है। तो जहाँ पे हम सीखने को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो त्रुटियां हैं फिर हम उसमें सुधार कर रहे हैं, तो ये इसी चीज पर निरंतर और व्यापक मूल्यांकन जोर देता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो हमारा ये 7 का सेकंड होगा। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। इसमें शाहीन और सबिता और माही 3 लोगों ने आंसर सही किया है, ऊपर चले गए हैं, बाकी का तो मैंने नहीं देखा। बट नीचे जो रिया, बबली, फरा और रुसाना ये जो आंसर कर रही है ना, ये ए नहीं होगा। ठीक है, जो होगा वो यही होगा कि हम सीखने को ऑब्जर्व कर रहे हैं जब भी टीचर नहीं माही, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड ही होगा। ठीक है ना? हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, कैसे बच्चा सीख रहा है हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसके आधार पे हम उसको सुधार भी कर रहे हैं। निरंतर क्या है? जब भी हम क्लास में क्या करते हैं, एक सुधार की प्रवृत्ति से हम उसको देखते रहते हैं और उसका फीडबैक लेंगे। फीडबैक के बाद जहाँ कमियां होगी उसको फिर हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा सेकंड होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? व्यापक स्तर पे अगर हम कहें, एक निश्चित पैमाना हमने लिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो सभी बच्चे क्या उस पे स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे? क्या सभी बच्चों की सीखने की क्षमता एक होती है? नहीं होती है, सभी बच्चे अलग होते हैं। क्लास में सीखने का जो पैटर्न होता है उनका अलग होता है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर निरंतर परीक्षण करना। यस, मैंने तो बोला कि आपने सही आंसर किया, फिर आपने आंसर क्यों बदला? ठीक है ना, कि हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, हम सीखने को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। निरंतर क्या है? निरंतर हम क्यों करते हैं असेसमेंट? इसीलिए करते हैं कि बच्चा कहाँ पे गलत है, क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसकी गलतियों को समझ के हम उसको सुधार कर रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ पे सुधार की बात होगी हम उसी को सही करेंगे। हम बच्चे का फीडबैक लेंगे, फीडबैक के बाद उसकी गलतियों को समझेंगे और फिर उसने क्यों नहीं इस चीज को समझा, हम फिर से अपनी जो टीचिंग मेथड्स है उसको चेंज करेंगे, टेक्निक्स को चेंज करेंगे, टीचिंग एड इंक्लूड करेंगे ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? चलिए, पता नहीं क्यों सब गलती कर रहे हो। अभी किसी को कोई डाउट नहीं है ना?
आगे बढ़ जाते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो स्कूल आधारित मूल्यांकन होता है वो किस चीज के लिए जवाबदेही होती है, मतलब क्यों किया जाता है? शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही को कम करता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधा डालता है, निदान के माध्यम से सभी छात्रों को अधिक जानने में मदद करता है, छात्रों और शिक्षकों को गैर गंभीर और आकस्मिक बनाता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, जो मूल्यांकन हम करते हैं, ये क्यों किया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर सभी आंसर करिएगा, ठीक ना? कि स्कूल आधारित जो मूल्यांकन होता है, ये क्यों किया जाता है? शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही को कम किया जाता है, जो भी शिक्षा बोर्ड होते हैं उनकी जवाबदेही को कम करने के लिए, उनके भार को कम करने के लिए किया जाता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, निदान के माध्यम से सभी छात्रों को, हाँ अभी क्वेश्चन सब समझने लगे। चलो बहुत अच्छा। हाँ, अभी सभी के फटाफट आंसर आने लगे, अभी सभी को क्वेश्चन समझ में आने लगा। बहुत अच्छा। हाँ, तो 3 इज द राइट आंसर। कि हेल्प ऑल स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, हम उसकी कमियों को, उपचारों को जान के हम और अच्छे से बच्चे को, शिक्षा को दे सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया आप सभी ने। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे तो सभी के आंसर बिल्कुल सही आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। सीखने के लिए तत्परता का अर्थ क्या है? छात्रों की सामान्य क्षमता स्तर, सीखने की निरंतरता में छात्रों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की संतोषजनक प्रकृति, या थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम। ठीक है। रेडीनेस फॉर लर्निंग रिफर टू जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट, present cognitive level of student in the learning continuum, satisfying nature of act of learning, Thorndike's laws of readiness। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेगा, सीखने के लिए तत्परता का क्या अर्थ है? अच्छा, मोटिवेशनल लाइन अभी याद करना पड़ेगा। माही, आपने ही याद दिलाया था जो आपके है, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती। तो आपको वही करना है कि हमें डरना नहीं है, हार को हराना है और जीत कर दिखाना है। ठीक है ना? मन में बस यही रखे रहिए। 9 का भी बोल रहे हैं। ओके। यस, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सीखने के निरंतरता में छात्रों की वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, यानी बच्चा अपने वर्तमान स्तर में कितना ज्यादा तत्पर है, कितना उस कार्य करने के लिए इच्छुक है, इसी को बोलते हैं रेडीनेस, कि हम मानसिक रूप से कितने तैयार हैं उस कार्य को करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो सभी अपने नंबर प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं, निम्नलिखित में से क्या उसके लिए कहना उचित होगा? यानी कोई भी जो डिसेबिलिटी वाला बच्चा है आपके क्लास में, आप उसके लिए कैसे वर्ड्स का यूज करेंगे? व्हील चेयर वाले बंधे बच्चे हाल में जाने में अपने साथियों की मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में एक वैकल्पिक गतिविधि करा सकते हैं। मोहन, आप खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का उपयोग क्यों नहीं करते? पोलियो पीड़ित बच्चे अब एक गीत प्रस्तुत करेंगे। कैसे वर्ड आप यूज करेंगे? टेंथ का डी, ओके। अच्छा मिथिला जी, आपने टेंथ का आंसर
ये यूज किया कि पोलियो पीड़ित बच्चे अब एक गीत प्रस्तुत करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अ टीचर हैज सम फिजिकल challenges चिल्ड्रन इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर हर टू से। अगर आपकी क्लास में कोई विकलांग बच्चा है तो आप किस तरह के वर्ड्स को यूज करके उसको कोई वर्ड बोलेंगे? तो क्या आप पोलियो पीड़ित बच्चे को क्लास में बोलेंगी? अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो हमें उसे ज़ाहिर नहीं करना है, हमें उसको सामने उसको प्रस्तुत नहीं करना है कि आप इस कमी के साथ मेरे क्लास में हो। ठीक है ना? क्वेश्चन थोड़ा-सा घुमाकर है पर ध्यान देंगे तो सही है। सबिता जी जो आंसर कर रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं। आज गलतियाँ क्यों हो रही हैं? पेडालॉजिकल क्वेश्चंस है इसलिए आपसे गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, हमें उन शब्दों से बचना है जिससे किसी को कष्ट हो, किसी को दुख हो। अगर आपके अंदर कोई कमी है, मैं उस कमी को लेकर आपके बुलाऊँ तो आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है, एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना है कि जो शारीरिक रूप से किसी तरह से उनको प्रॉब्लम हो रही है एक्टिविटीज़ करने में, या तो हम उनके लिए वैकल्पिक गतिविधियाँ करेंगे, यानी उनके लिए कुछ ऐसा देंगे ताकि वो दूसरों से अलग महसूस ना कर सकें। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आज मैं सही नहीं, आज मैं गलतियाँ करने वालों को पकड़ रही हूँ कि कौन गलती कर रहे हैं क्वेश्चंस में। ठीक है? बुरा नहीं मानना, बट मैं गलती आपको इसलिए रियलाइज़ कर रही हूँ ताकि आपको दोबारा ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको। मोटिवेशन की कमी हो गई है सबको। नहीं, नहीं, मोटिवेशन की कमी नहीं, मैं आप लोग की कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चंस को ध्यान से दीजिए, जब आप आंसर गलत कर रहे हो तो मैं उसे आपको फ़ील करा रही हूँ कि आप एक टीचर हो तो आप कैसे उस चीज़ को करोगे, है ना? हमें किसी की कमियों को गिना के नहीं, उसकी कमियों को उसके साथ एक्सेप्ट करके उसे आगे बढ़ाना है। ठीक है माही, मोटिवेशन थोड़ा आप ही क्लास में ले आओ सबके लिए। डर के आगे जीत है, ये सभी ने सुना है, तो हमें वही करना है। ड्यूटी में हूँ इसलिए पूरा आंसर नहीं दिखाई। अच्छा, रोहित जी के 6 गलत हो गए। ठीक है, सेकंड का आंसर सभी को मिल गया होगा। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन पे ध्यान लगाएंगे और बस यही आपको दिमाग में रखना है कि मैं सब सही करूंगी या करूंगा। ठीक है, दिमाग में यही होना चाहिए। यस, हाँ, व्हील चेयर वाले बच्चों अगर बोल दिया तो वो गलत हो गया कि वो उस टीचर ने क्या बोला, व्हील चेयर वाले जो बंधे बच्चे हॉल में जाने अपने साथियों की मदद ले लें। तो हमने भी वहां पे जो उसकी कमी है वहां पे जाहिर कर दिया, तो हमें ऐसे कार्य कराना जिससे उन्हें फील ना हो। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन में। सीखने की अक्षमता निम्नलिखित सभी के कारण हो सकती है बजाय। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बजाय सिवाय तो आपका नेगेटिव में जाता है कि आपसे क्या पूछ रहा है। हाँ, बिल्कुल, सभी हँसो, खुल के हँसो। इस चीज़ के लिए नहीं कि मैंने गलत किया इसलिए कहो कि हमने क्वेश्चन को नहीं समझा और हमने कुछ और ही आंसर कर दिया। आंसर तो कुछ सोच के ही किया होगा ना। ठीक है, सभी के हँसने के फेस होने चाहिए कि कोई निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे गलत हो रहे हैं। ठीक है? और मुझे पता है आप सब बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैंने ऐसा नहीं कि आज आपके गलत हो रहे हैं, तो आज ही आप सबसे बेकार हैं। आपने और सब में बहुत अच्छा कोशिश किया है, मैंने देखा है आप सभी को करते हुए। ठीक है ना? तो बिल्कुल निराश नहीं होइएगा, आप सब बहुत अच्छा करोगे। देखो एक हँसने के माहौल से सारे आंसर सही हो गए, बाकी सब हँस नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हँस रहे हैं सभी? सभी को हँसना है, ठीक है ना? सेरेब्रम जो होता है ये दिमागी रूप से एक होता है ना, कोई दिमाग का कोई पार्ट जो हमारा काम नहीं करता है, डिफेक्शन हो जाता है तो होता है, तो क्षमता उससे होगी सबिता, ठीक है ना?
इसका जो राइट आंसर जो हमारा होगा वो हमारा डी ही होगा। ठीक है ना, सांस्कृतिक कारण हमारी अक्षमता के लिए नहीं होते हैं। ठीक है ना, जो होगा वो क्या होगा, भावनात्मक अशांति भी होगी। हाँ, माही जी की हंसी सबसे ज्यादा आ रही है। देखो अभी सभी के सही आंसर आने लगे ना, तो दिमाग को प्रेशर कम करो और खुल के आंसर दो, सोच समझ के आंसर दो। बहुत अच्छा स्वाति। सभी को ऐसे ही हंसना है, हंसना एक टेंशन को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। पता है ना सभी को, बस अपना दिमाग रिलैक्स रखो सभी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ 12वें क्वेश्चन पे। एक समावेशी स्कूल इसके लिए प्रतिबद्ध है कि सभी छात्रों को सीखने के परिणामों में सुधार, उनकी क्षमताओं यानी उनके अंदर क्षमताएं हो चाहे ना हो, फिर भी हमें उनके परिणाम को सुधार करना है। छात्रों के बीच अंतर करें और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करें। विशेष रूप से विकलांग छात्रों के सीखने के परिणाम में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। छात्रों की उनकी विकलांगता के अनुसार सीखने की जरूरत को तय करें। चलिए सभी हंसे तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। एन इन inclusive school it committed to improve the learning outcome for of all students irrespective of their capability, differentiate between student and set less challenging achievement targets for specially able children, committed particularly to improve the learning outcome of especially able student, decided learning needs of student according their disability। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि समावेशी स्कूल किस चीज की बात करता है। इसके लिए प्रतिबद्ध है कि सभी का जो परिणाम हो एकदम सही आए, भले वो उस कार्य करने की क्षमता हो चाहे ना हो। छात्रों के बीच अंतर करना, विशेष रूप से विकलांग बच्चों को कम चुनौतीपूर्ण यानी उनके जो विकलांग समझ के कम करना, विशेष रूप से विकलांग छात्रों को सीखने के परिणामों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, यानी जो विकलांग है उसको भी स्पेशल ध्यान देकर उसके जो रिजल्ट है उसको सुधारना है, या फिर छात्रों की विकलांगता के अनुसार हम उसकी जरूरत को तय करेंगे। हाँ, 12 का जो आंसर होगा वो डी होगा, बिल्कुल सही, सभी ने डी आंसर सही किया है। देखो अभी सभी में पॉजिटिव मोटिवेशन आ गया, देखो सभी राइट आंसर करने लगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पे स्कूल द्वारा प्रदान नहीं किए गए समर्थन की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक के बिना अपनी पढ़ाई का प्रबंध कर सकते हैं। अन्य छात्रों के लिए अच्छे मॉडल हो सकते हैं। सीखने में अक्षम नहीं किया जा सकता। गिफ्टेड स्टूडेंट किस तरह के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी आंसर करिएगा कि नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डरली प्रोवाइड बाय द स्कूल, कैन मैनेज देयर स्टडीज विदाउट अ टीचर, कैन बी गुड मॉडल्स फॉर अदर स्टूडेंट, कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल। हाँ, हंसने से असर हुआ। अथर्वायुष, अथर्वायुष, कम हियर। स्विच ऑफ, नो, हाँ स्विच ऑफ कर दो। हाँ कर दिया, वेरी गुड। 13 का सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, हो गया, अभी आप जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर किया सभी ने, सी। हाँ, कि जो प्रतिभाशाली छात्र होंगे वो दूसरों के मॉडल हो सकेंगे, बहुत अच्छा। चलिए सभी का अच्छा प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा कि प्रतिभा किसके कारण होती है? आनुवंशिकता के कारण होती है, पर्यावरण होगा, या फिर दोनों? आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण के संयोजन से होगा, या मनोसामाजिक कार्य से होगा, कारक से होगा। बहुत अच्छा, सभी के आंसर बिल्कुल फटाफट आने लगे। देखो पॉजिटिविटी कितनी जरूरी है, जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना उतना अच्छा आप
आंसर कर पाओगे। ठीक है ना, स्ट्रेस में लेके क्वेश्चन को नहीं करना कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, अब तो ये मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो इसको पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है। हाँ, जूली, मनीषा, बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर सभी ने किया है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए उपयुक्त है बच्चों में सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए? लंबे समय तक निष्क्रिय सुनना, अक्सर दिए जाने वाले होम असाइनमेंट, व्यक्तिगत कार्यों को कंपनी द्वारा यानी पीयर्स के द्वारा किया जाता है शिक्षार्थियों में, छात्रों को कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर इन्वायरमेंटल कंडीसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन? पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, होम असाइनमेंट गिवन frequently, individual task done by the learners, allowing student to take some decision about what to learn and how to learn. बहुत अच्छा, सभी ने फटाफट आंसर किया है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है ना, एक हँसने के बाद से किसी ने आंसर गलत नहीं किया, सभी ने सही आंसर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही आंसर किया सभी ने, तो सभी अपने नंबर प्लस कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटर कौशल यानी गतिक कौशल में सीखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैकुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्फेजिया। हाँ, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल के लिए, हाँ, माही बिल्कुल सही कह रही हैं। वो 15 का भी आंसर सभी ने फटाफट कर रहे हैं। ठीक है, तो गतिक असामान्यता वो होती है जो सामान्य बच्चे अपनी कक्षा में क्या करते हैं, जो आपके फिजिकली एक्टिविटीज जो स्कूल में कराई जाती है उन चीजों को करने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं, उन बच्चों को बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। ठीक है ना, डिस डिसलेक्सिया तो पठन विकार हो गया, डिस्कैकुलिया जो हो गया आपका मैथ से संबंधित, और डिस्फेजिया जो होता है ना बोलने अपने बातों को कम्युनिकेट करने या फिर जो आपके लिखने होता है ना वो होता है, ये नहीं होगा। नहीं, सी नहीं होगा। मोटर कौशल यानी गतिक कौशल जिसमें आपके शरीर जो होते हैं ना वो सही से कार्य नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। हाँ, 16 का जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। थर्ड नहीं होगा, ठीक है ना, थर्ड डिस्कैकुलिया पठन विकार होता है। यहाँ पे मोटर कौशल यानी गतिक कौशल की बात हो रही है, जिसमें हमारा शरीर क्या होता है, सही रूप से कार्य नहीं कर पाता है दूसरे बच्चों से, जो आपके प्लेग्राउंड में या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटीज कार्य होते हैं ना स्कूल में आपके, उन सब कार्यों को करने में जिसमें शरीर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, हाथ पैर का यूज, उन चीजों को करने में वो बच्चे सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सीखने की विकलांगता एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, कामकाज को बाधित करने की आवश्यकता नहीं है, उचित इनपुट के साथ सुधार नहीं करता है। सीखने की विकलांगता क्या है? फिर से हंसो सभी। हाँ, बिल्कुल, अभी हंसेंगे नहीं, क्वेश्चन फटाफट करेंगे, ठीक है ना, दिमाग को बिल्कुल फ्री रख के। और जिसको डाउट हो किसी क्वेश्चन में ना, तो आप लास्ट में पूछ लेना, ठीक है, गलती होने लगी। हाँ, ठीक है ना, सभी सर जानते हैं कि आपको डिसलेक्सिया ही पूछता है, डिसलेक्सिया ही पूछता है, तो हम उसी को बस लगा के चले आते हैं। ठीक है, हाँ, स्वाति जी ने हंस दिया, तो वो नहीं सोचना है। ठीक है, रट्टा मत मारना क्वेश्चन का कि डिसलेक्सिया ही लगा के आएंगे। पहले उसके देख लेना कि रीजन क्या बता रहा है, कौन सी कमी बता रही है, कौन सी अक्षमता अक्षमता बता रही है, फिर आंसर करना सभी। ठीक है, रोहित कुमार का आ गया है आंसर 17 का भी बिल्कुल सही आंसर किया रोहित जी। जो होती है एक चर अवस्था होती है, यस, प्रीति कुमारी भी आंसर कर रही हैं।
ठीक है, बहुत बच्चे लास्ट में जुड़ रहे हैं, नए-नए बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे और भी अच्छा तब लगता है जब आप स्टार्टिंग से मेरे साथ सारे बच्चे जुड़ते और क्वेश्चंस को करते, है ना? मैं तो आपका हौसला जो चीज़ें हैं पॉजिटिव करती हूँ और आपकी प्रेज़ेंट मुझे पॉजिटिव करती है क्वेश्चंस को कराने में। यस, सभी ने आंसर सही किया है, किसी ने ए भी किया है, ओके बबली। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। समस्या को हल करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण है। किसी समस्या की पहचान, समस्या को छोटे भागों को तोड़ना, संभावित रणनीतियों को अन्वेषण करना, परिणामों की उम्मीद, बजाय है, सिवाय। क्वेश्चन को 18 को ध्यान से देखिएगा। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। कौन से है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट, एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजी या एंटिसिपेट आउटकम्स। समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरण में से है, सिवाय। हिंदी टाइपिंग छूट गई है, सिवाय, बजाय। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बाकी सब हैं। एक जो है समस्या हल करने के लिए सही नहीं है, आपको उसको आंसर करना है। इंग्लिश में देख लीजिएगा फिर करिएगा, ठीक है ना? जूली ने 18 का ए किया है, प्रीति बोल रही है 18 का ए। क्यों? समस्या, जब किसी समस्या की पहचान नहीं करेगी तो फिर आप समस्या को कैसे हल करोगे? जब समस्या आपके सामने होगी आप उसको पहचानोगे कि समस्या आखिर क्या है। अगर आप आंसर दे नहीं पा रहे हो तो कहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। यस, देखो अभी सभी को समझ में आ गया, सभी सही आंसर करने लगे। बहुत अच्छा। इसका जो होगा परिणामों की उम्मीद करना, ये गलत है। समस्या को हल करने की प्रक्रिया में सी नहीं होगा। संभावित रणनीतियों का अन्वेषण करें, तो खोज तो करनी है कि हम क्या क्या उस चीज को कर सकते हैं, है ना सविता? कोई भी समस्या जब हम हल करेंगे तो उसके लिए संभावित स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, कोशिश तो करना है हमें कि समस्या को किस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, परिणामों के बारे में पहले से ही सोच लेना कि मेरा 100 ही आएगा, मैं फेल ही हो जाऊंगा, मैं सबसे हाईएस्ट ही जाऊंगा, ये गलत है समस्या के हल के लिए। हाँ, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिवाय छूट गया है, तो मैंने हिंदी में भी पढ़ के उसको बता दिया था। ठीक, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एक शिक्षक को चाहिए छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को बड़ी भूल के रूप में लेना और प्रत्येक त्रुटि को गंभीरता से लेना। सफलता को मापे क्योंकि छात्र गलतियों से कितनी बार बचते हैं। छात्रों को सही नहीं करना जब वे विचार को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपनी गलती को बताने की कर रहे हैं। व्याख्यान पर अधिक ध्यान केंद्रित करें और ज्ञान के लिए एक आधार प्रदान करें। हाँ, बिल्कुल सही, बस फोकस आपकी तैयारी पे होना चाहिए, ना कि हमारे रिजल्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। अ टीचर शुड ट्रीट एरर कमिटेड बाय स्टूडेंट एज ब्लंडर एंड टेक सीरियस नोट ऑफ ईच एरर। मेजर सक्सेस द नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, not correct student while they are trying to communicate idea. Focus more and literacy and provide a foundation for knowledge। 19 का 3 कर रहे हैं। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब बच्चे गलतियां करते हैं? अच्छा, सभी 19 का सी बोल रहे हो। अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो आप छात्रों को सही नहीं करने के लिए बोलेंगे, जब वो अपने विचार को संप्रेषित कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? छात्र, आप बच्चे सही मत करो। इसमें भी क्या किसी को कंफ्यूजन हो रहा है? नॉट करेक्ट स्टूडेंट वाइल दे ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडिया, जब वो अपने आइडिया को गलत प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या आप नहीं बोलेंगे कि आप उसको सही करो?
19 का 3 क्यों 19 का 3 होगा? छात्रों को नहीं सही नहीं करना जब वे विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो गलत चीजें बोल रहे हैं तो क्या आप उनको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, नहीं नहीं ये गलत है। ठीक है, जैसे अभी आप गलत आंसर कर रहे हो तो मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, गलत आंसर कर रहे हो। ठीक है ना? तो अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, कुछ क्वेश्चन में अगर आप डाउट करते हो तो हम क्या करते हैं, चीजों को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ना कि आप गलतियां क्यों कर रहे हो, माही आप क्यों गलती कर रहे हो, सही आंसर करके फिर गलत क्यों किया। ठीक है, हाँ, जिन्होंने डी आंसर किया है, किसने किसने किया मैंने देखा है, तो वो बिल्कुल क्वेश्चन को सही समझे हैं और उन्होंने डी किया है। जब भी आप किसी क्वेश्चन पे अटकते हैं, गलत आंसर करते हो, तो मैं क्या करती हूँ, उस चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को आपको, कि आप ठीक से समझो और दूसरे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। है ना? तो वही करना है, व्याख्यान पर अधिक ध्यान केंद्रित करें और क्या करें, ज्ञान के लिए आधार प्रदान करें और चीजें प्रोवाइड करें ताकि आप सही चीजों को करना सीख जाओ, सही आंसर दो। हाँ, ठीक है, तो 19 का जो होगा वो होगा। देखिए, इसमें आपको पॉजिटिव पूछा था कि शिक्षक को क्या करना है जब बच्चे त्रुटियां करते हों। ठीक है ना, क्या करना चाहिए, छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को बड़ी भूल के रूप में लेना चाहिए, ऐसा तो हमें करना नहीं है। नहीं, अब ये वाले क्वेश्चन आप इतने हल मतलब इजी वाले क्वेश्चन थोड़े से दिमाग लगा के आपको करना, उसमें आप मिस्टेक कर रहे हो तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप ऐसे क्वेश्चन में क्यों मिस्टेक ऐसा कर रहे हो। थोड़े से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एक बार हंसी लगा ही लो सब अगर गलत हो रहा है तो। गुड इवनिंग प्रियंका, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो 4 होगा। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, मेरे बताने के बाद भी आप सब आंसर गलत कर रहे हो, तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी कि मैं उस चीजों को और एक्सप्लेन करूं और उस पे आपको बताऊं। है ना? तो उसे मेरा काम तो वही करना है ना कि आपको लेक्चरिंग पे मुझे और फोकस करना पड़ेगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सी इज द राइट नहीं होगा, छात्रों को सही नहीं करना जब वे विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो। हमें उन्हें सही करना है, अगर आप गलत बता रहे हो तो क्या मैं आपको सही नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सही कर रही हूँ। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ना हमें उसे देखना है, क्या करना है कि लेक्चरिंग पे करेंगे और भी जो ज्ञान के और बेसिक चीजें होंगी हमें उसे और प्रोवाइड कराना है बच्चों को ताकि वो दोबारा से ऐसे मिस्टेक ना कर सके। गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी। ठीक है, बुक में दिया है, बट मैं जो बता रही हूँ आप बुक पे से करी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं आंसर जान रही हूँ वो आपका होगा कि व्याख्यान पर अधिक ध्यान केंद्रित करें और ज्ञान के लिए आधार प्रदान करें। ठीक है, मेरी क्लास होती है 3 बजे से। हाँ, नहीं तो मैंने इसीलिए सबसे आंसर सुन के बोला। तो क्या जो मैं बता रही हूँ आपको गलत लग रहा है कि छात्रों को सही नहीं करना जब वो चीजों को, अगर आप बीच में मिस्टेक कर रहे हो मैं तो टोकूंगी ही कि आप गलत बता रहे हो, एक बार फिर से कोशिश करो आंसर बताने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमा एक परीक्षा में एक ग्रेड स्कोर करने के लिए बेताब है, जैसे आप लोग सीटेट पूरा पास करने की कोशिश कर रहे हो ना कि मैं सबसे ज्यादा नंबर लाऊं। जैसे ही वो परीक्षा हाल में प्रवेश करती है और परीक्षा शुरू करती है, जो आप सब अभी टेंशन वाली बात कर रहे थे ना, मैम डर लग रहा है, हो रहा है, अब ये उसी क्वेश्चन पे है। चलिए अब सभी आंसर दीजिएगा, मैं आंसर नहीं शो करूंगी। सीमा एक परीक्षा में ए ग्रेड स्कोर करने के लिए बेताब है, जैसे ही वह परीक्षा हाल में प्रवेश करती है और परीक्षा शुरू होती है वह बेहद घबरा जाती है, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, उसका दिल तेज होने लगता है और वह ठीक से जवाब नहीं दे पाती है। इसका प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? ओके, सबिता बोली मेरा सही है। ओके,
वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं हो सकती। वह इसके बारे में अत्यधिक सोच रही हो सकता है, इसका परीक्षा का परिणाम के बारे में वो अत्यधिक सोच रही है। ड्यूटी पर निरीक्षक शिक्षक उसका अच्छा शिक्षक हो जाता है और वह बहुत सख्त स्वभाव का है। जो भी ड्यूटी दे रहा है ना, वो क्या हो रहा है, बहुत सख्त है और उसको पता चल गया यही है कि जो इस ड्यूटी को ऑब्जर्व कर रहा है, इस एग्जाम को। वह अचानक भावनात्मक प्रकोप से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। माही ने बोला कि मैं नहीं चाहती कि कभी मेरे बच्चे इस तरह की चीज़ों से पीछे भागें। देखो, वो एक ग्रेड स्कोर करने के लिए बेताब है, यानी कि उसकी जो परीक्षा हो रही है। 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, मैं इसको चार्ज कर में लगा दूँ, नहीं तो बंद हो जाएगा। बस 1 मिनट दीजिएगा। सेकंड का बी बोल रहे हैं, ओके। हाँ, अभी सभी समझ गए। तो आप सभी समझ गए ना कि आपकी परेशानी की वजह क्या है। अभी जिसको डर लग रहा था, सबका डर कम हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। ए ग्रेड आप जब पाने के लिए बेताब है, यानी आपने तैयारी अच्छे से की है, ठीक है। लेकिन जब आप हॉल में जा रहे हो, आप नर्वसनेस फील कर रहे हो, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप परिणाम के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड सही होगा। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए मैं बोला कि जिसको जिसको डर लग रहा है, आप सोचो कि क्यों मुझे डर लग रहा था। देखिए प्रियंका, मेरे क्लास में दोनों बच्चे हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, हिंदी वाले भी हैं, और कुछ क्वेश्चन हिंदी के बिल्कुल समझ में नहीं आते, मुझे भी नहीं आते हैं। इसलिए मुझे दोनों लैंग्वेज डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं तो बोलते भी साथ में दोनों क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलती हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। दी गई जानकारी का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक क्रिया का उपयोग किया जाता है? पहचाने, अंतर, वर्गीकृत करें या फिर वर्णन। Which of the following cognitive verb are used to analysis the information given? Identify, differentiate, classify या describe। दी गई जानकारी का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक क्रिया का उपयोग किया जाएगा? किसी जानकारी का विश्लेषण करना है तो हम किस बेसिस पे करेंगे? पहचानेंगे, अंतर करेंगे, वर्गीकृत करेंगे या फिर वर्णन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का दीजिएगा कि कोई जानकारी आपके पास दी जा रही है, विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से आप उसको एनालाइज करेंगे, किस पे करेंगे? पहचानने में, अंतर करेंगे, वर्गीकृत करेंगे या फिर वर्णन करेंगे। शाहीन ने आंसर कर दिया है, ओके। तो ये करेंगे, अंतर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा कि हम जानकारी को एनालिसिस करने के लिए पहले दो चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस निकालेंगे, उसकी वजह जानेंगे, फिर करेंगे। पहले वर्गीकृत नहीं करेंगे। जब भी एनालिसिस करेंगे तो उसके डिफरेंशिएट को देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। क्लासिफाई नहीं करेंगे, अंतर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिएगा, जल्दी करिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर सही नहीं आया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा
बी आंसर होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। सीता ने अपने हाथ से चावल और दाल खाना सीखा है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तब चावल और दाल मिलाती है और खाना शुरू कर देती है। वह चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमा में चावल और दाल खाती है। Sita has learned to eat rice and dal with her hand. When she given dal and rice, she mixes rice and dal and starts eating. She has eating rice and dal into her schema for doing things. Accommodation, assimilation, appropriate या फिर in imitate। हाँ, बिल्कुल सही आंसर किया है 22 का सभी ने कि वो क्या कर रही है, अपने नई स्कीमा में पुरानी स्कीमा को जोड़ते हुए नए ज्ञान का संचार कर रही है। तो ये आत्मसात होता है। बहुत अच्छा, इसका सभी ने आंसर किया और मुझे लग भी रहा था कि आप सभी आंसर सही करोगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिकरण क्या है? शिक्षक और अध्यापन के बीच तालमेल है। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है। Socialization in rapport between teacher and taught, process of modernization of society, adoption of social norms, change in social norms। हाँ, सेकंड 22 का सभी ने सही आंसर किया है। 23 पे देखिएगा सभी ने कि सामाजिकरण क्या है? शिक्षक और अध्यापन के बीच तालमेल, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। प्रियंका, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा सभी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बड़े बहुत बड़े हो जाते हैं। सीटेट में आपको सभी को पता है कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो एक स्लाइड में लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 23 का बी। तो सामाजिकरण जब हमने पढ़ा है तो सामाजिकरण क्या होता है कि जो भी नॉर्म्स और जो भी नियम कानून जो बनाए गए हैं उन्हें हम एडॉप्ट करते हैं। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सामाजिकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन है। ठीक है? सभी भी कर रहे हो। आधुनिकीकरण क्यों करेंगे? प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। जो भी सामाजिकरण क्या है कि जो भी हमारे समाज में नियम और कानून बनाए गए हैं हमें उन्हें एडॉप्ट करना है और उसके बाद हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका हमारा होगा कि थर्ड होगा। थर्ड इज द राइट आंसर। हाँ, स्वाति जी बिल्कुल सही कर रही हैं आंसर। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण वो चीज है। हाँ, सी इज द राइट आंसर कि हमें अपने जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं उन्हें एडॉप्ट करना होता है अपने बिहेवियर में, अपने कल्चर में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को एक स्थिति के कई विचारों की सराहना करने में मदद करना चाहता है। वह अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में इस स्थिति पर बहस करने के लिए कई अवसर प्रदान करता है। वाइगॉट्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उन छात्रों में विभिन्न में होंगे अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोणों को देखते हैं और विकसित करते हैं। जो एक छात्र हैं वो कई कार्य मिलजुल के कर रहे हैं। और टीचर विशेष टू हेल्प हर स्टूडेंट टू appreciate multiple view of a situation. She provide her student multiple opportunities to debate on this situation in different groups. According to Vygotsky perspective, her student will various views and develop multiple perspective of the situation on their own. वो तरह तरह के दृष्टिकोण और चीजें अपने अनुसार बताते हैं। वो क्या कर रहे हैं? आंतरिकरण कर रहे हैं, इंटर एनालाइज कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, परिचालन कर रहे हैं या ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं या फिर युक्तिकरण कर रहे हैं। अफसाना जी, हेलो अफसाना।
24 का डी बोल रहे हैं। युक्तिकरण नहीं होगा। युक्तिकरण किसी चीज में हम क्या करेंगे, रैशनलाइज तब करेंगे ना, युक्ति निकालना, किसी चीज पर अपना विचार बनाना। ठीक है, तो प्रीति कुमारी जो आंसर कर रही हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रही हैं। इसका जो होगा आंतरिकरण यानी इंटरेक्शन जो होगा लेव गॉट्स्की जी के थ्योरी का, तो आपको पता ही है कि इंटरेक्शन है, आपस में बातें कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को रख रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी उनमें सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साथियों और जीनों के सापेक्ष योगदान योजक नहीं होते, आनुवांशिकता और पर्यावरण एक साथ काम नहीं करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है जबकि वास्तविकता विकास के लिए आनुवांशिकता की आवश्यकता होती है। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान देते हैं। तो इसको मैंने काफी बार बताया है, तो सभी का सही आंसर आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही, 24 का अभी सब फर्स्ट करने लगे हैं। 25 का देखिएगा आंसर, सभी बताइएगा 25 का, कि एक बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की जो भूमिका होती है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीयर एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर। फिर आपका हो जाएगा, ओके प्रीति आंसर करने लगी हैं, ठीक है। हाँ, कहीं भी आनुवांशिकता और पर्यावरण 50-50% योगदान नहीं होता है, कहीं पे पर्यावरण ज्यादा होती है, कहीं पे आनुवांशिकता। ठीक है, और आनुवांशिकता और पर्यावरण एक साथ काम नहीं करती, आप सभी को पता है कि ये दोनों एक साथ कार्य करती हैं। और साथियों और जीनों का योगदान बिल्कुल नहीं होता, ये भी गलत बात है। इसका प्रभाव पड़ता है, जो साथी होंगे वो हमारे इन्वायरमेंट के होंगे और जीन जो हमारी आनुवांशिकता से आएगी, तो ये दोनों अगर योजक नहीं होंगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा? तो जो राइट आंसर वो होगा वो हमारा थर्ड होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। हाँ, थर्ड इज द राइट आंसर। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए, तो कैसे लगे आप सभी को क्वेश्चंस? और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो फटाफट पूछ लीजिए, फिर हम सेशन को यहीं खत्म करेंगे। और संडे का क्लास बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस दिन हम आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। और जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना? हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दोगे, लाइक कर दोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमें पसंद कर रहे हो, ये हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। हाँ, C25 का सी सभी आंसर किए हो, बिल्कुल सही किए हो। तो आज के क्वेश्चन इतने हो गए हमारे, और ये PYQ आपका चल रहा था। चलिए 25 में 15, ओके शाहीन का। चलिए बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की और बिल्कुल हार नहीं मानना है। थैंक यू प्रियंका। और कल से सभी आप टाइम पे आना ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप टाइम से सारे लोग हमारे साथ इन्वॉल्व रहो। वेन हेल और अल्फ्रेड बिने, वेन हेल। ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, और जो डाउट होगा तो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सभी आप कल से बिल्कुल टाइम पे आना, ठीक है ना? चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू।